हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को आज हम पूर्ण रूप से जान लेंगे। तो कल जो हमने कारण पढ़े थे उसमें एक तो दार्शनिकों के बारे में पढ़ा था और दूसरा हमने फ्रांस की क्रांति के जो अन्य कारण थे, जैसे कि धार्मिक कारण। और जो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारणों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का कितना गहरा प्रभाव पड़ा। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था और फ्रांस की जो ये राज्य क्रांति थी ये 1789 की घटना है। यानी कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस की क्रांति से पहले हुआ था। और आप जानते हो कि ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 बस्तियों पर अपना अधिकार कर रखा था और ब्रिटेन के जो लोग थे वो अमेरिका की इन 13 कॉलोनियों के लोगों का शोषण करते थे, इन पर अत्याचार करते थे, ऐसे ही जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर अत्याचार किया। तो अमेरिका के नागरिकों को अधिकार नहीं मिले हुए थे, उनका बहुत शोषण होता था। तो इस शोषण के खिलाफ अमेरिका के लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने जान की बाजी लगा दी। और आप जानते हो कि 1776 में अमेरिका इंग्लैंड के शोषण से स्वतंत्र हो गया था। और ये भी आपको पता है कि फ्रांस के सम्राट ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में साथ देने के लिए फ्रांस से सैनिक भेजे थे। अब ये जब सैनिक वहाँ पे गए और इन्होंने देखा कि कितना जज्बा है लोगों में अपने आप को स्वतंत्र करने का, और जब वो विजयी होकर जब वापसी आने लगे तो एक वहाँ का जनरल था कूपर ने ये बात कही थी कि आप लोग यहाँ से भावनाएं लेके जा रहे हैं। जिस तरह से हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम में जान की बाजी लगा दी, हमने अपने खून से इस क्रांति को सींचा है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको खून की होलियां खेलनी पड़ेंगी। तो ये भावना लेकर जो है सैनिक, फ्रांस के सैनिक वापस फ्रांस में आए। वहाँ पे लोगों को बताया कि देखो, कितना भी चाहे शोषण हो रहा हो, कितने ही दबे कुचले लोग हैं, क्रांति जो है कोई भी कर सकता है और क्रांति के लिए जान की बाजी लगानी होगी। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी जिसने फ्रांस के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, आप ये देखो कि अमेरिका जो है शोषण मुक्त हो गया ब्रिटेन के दुष्प्रभाव से। और फिर आप देखिए कि किस तरह से ब्रिटिश शासन का एक प्रभाव देखने को मिला। ब्रिटिश शासन जिस तरह से 1688 में इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो एक क्रांति हुई थी जिसे हम कहते हैं शानदार क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। तो इस क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई थी। संवैधानिक सरकार का मतलब ये है कि जब जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में आ जाती है, लोगों को भरपूर शक्तियाँ मिल जाती हैं अपना प्रतिनिधि चुनने की। तो उन्होंने इंग्लैंड को एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि किस प्रकार से जो इंग्लैंड के लोग हैं, जिस तरह से 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में संवैधानिक शासन की स्थापना हुई और सम्राट और संसद के बीच में जो बहुत लंबे अरसे से जो संघर्ष चला आ रहा था वो समाप्त हो गया। तो इसके पश्चात इंग्लैंड ने एक नया संविधान लागू किया जिसके अनुसार ब्रिटिश संसद और मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। और इस नई व्यवस्था में जो वास्तविक शक्ति थी, जो एक्चुअल पावर थी, वो लोगों के हाथ में आ गई। तो फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने इस शासन प्रणाली की प्रशंसा की और इससे प्रभावित होकर फ्रांस के लोगों ने अपने यहाँ भी इस प्रकार की लोकतंत्रीय प्रणाली की स्थापना करने की जो कल्पना थी वो आरंभ कर दी। और इसी तरह का एक आंदोलन, जैसे हमने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा था, इसी तरह का एक आंदोलन आयरलैंड में भी चला था। आपको शायद पता हो कि आयरलैंड भी
इंग्लैंड के अधीन था, यानी ब्रिटेन के अधीन था। और जैसे अमेरिका और भारत में लोगों का अत्याचार होता था ब्रिटेन की सरकार द्वारा, इसी प्रकार से आयरलैंड में भी ब्रिटेन की सरकार लोगों पर अत्याचार करती थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने आयरलैंड की जनता की स्वतंत्रता पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे। तो अमेरिका की क्रांति जब हुई तो उससे प्रेरित होकर गैटन एक व्यक्ति था आयरलैंड का, उसने राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ कर दिया आयरलैंड में। और फिर 1789 से 1782 के बीच में आयरलैंड के लोगों को ब्रिटेन ने अधिकार प्रदान कर दिए। तो आयरलैंड का आंदोलन भी सफल हुआ। ये भी एक सबक था फ्रांस के लोगों के लिए। फ्रांस की जनता ने भी अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तेज कर दिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव फ्रांस की क्रांति के कारणों के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे आखिरी कारण, यानी तत्कालिक कारण क्या था। आज इसको हम कारणों को हम खत्म करेंगे। इट्स अ वेरी लेंदी टॉपिक। तो तत्कालिक कारण अगर हम देखें फ्रांस की क्रांति का, तो वो था आर्थिक संकट, द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये सबसे बड़ा कारण बना फ्रांस की क्रांति का। हालांकि जो पृष्ठभूमि थी वो पहले से ही तैयार हो चुकी थी, अब केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी, और चिंगारी जो है वो आर्थिक संकट के कारण लगी। आप जानते हैं कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के अंदर ही क्रांति के बीज निहित थे। जो ढांचा जिस तरह से बना हुआ था वो सारी बातें ठीक हैं, धीरे धीरे इकट्ठी हो रही थी। जैसे हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते आए कि भाई ये राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण, बहुत सारे कारण हमने पढ़े, लेकिन जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे। इसी तरह से यहाँ पे जो तत्कालिक कारण था वो आर्थिक संकट था, इकोनॉमिक क्राइसिस। आपने देखा किस तरह से शाही दरबार की फिजूल खर्ची, ठीक है, आलीशान रहना सहना, राजमहल और कृपा पात्रों पर कितनी धन की बरसात, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देखी। फ्रांस को युद्धों में उलझाना, बिना बात जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। तो इन सब बातों से क्या हुआ कि फ्रांस का खजाना खाली हो गया। अब एक ही तरीका था फ्रांस के खजाने को भरने का, लोगों पर अनुचित कर लगाना। लोगों पर कर लगाकर ही जो है फ्रांस का खजाना भर सकता था। और सरकार कहाँ से लाएगी? आज भी हम टैक्स देते हैं, अगर हम टैक्स देना बंद कर दें तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। जो हम टैक्स भरते हैं उसी से तो सरकार फिर विकास के कार्य करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि वित्तीय संकट हो गया, और वित्तीय संकट को सुलझाने के लिए उस समय जो वित्त मंत्री थे, क्या हुआ कि लुई 16वां जो था वो उसमें इतना मादा नहीं था, उसमें इतनी बुद्धिमत्ता नहीं थी कि वो इस संकट से उभरने का प्रयास करे, कुछ सोचे कोई नई चीज़ के बारे में। और क्या हुआ कि वित्तीय संकट के समाधान के जो प्रयास किए उनमें क्या किया कि वित्त मंत्रियों को बदलना शुरू कर दिया। जैसे एक वित्त मंत्री था तुर्गो के पश्चात फिर नेकर, कैलोन, फ्ल्यूरी, बहुत सारे जो है वित्त मंत्री जो है बदलते चले गए। लेकिन वित्त मंत्री बदलना जो है संकट का समाधान नहीं था। संकट तो ये था कि फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। लोग भूख से तड़प रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। हर एक वर्ग परेशान था, चाहे वो किसान है, श्रमिक है, चाहे वो निम्न स्तर का पादरी है, चाहे वो निम्न स्तर के कुलीन है, मतलब, और चाहे वो मध्यम वर्ग है, बुर्जुआजी वर्ग। सारा वर्ग जो है फ्रांस के शासक से परेशान था, फ्रांस के सरकार से परेशान था। तो ऐसे में क्या हुआ कि 1786 में ब्राइन नामक एक व्यक्ति को फ्रांस का वित्त मंत्री बनाया गया, ठीक है। अब ब्राइन को बना दिया, उसने कुछ सुझाव रखे कि भूमि कर और स्टैम्प कर लगाने के सुझाव रखे। लेकिन सभा के सदस्यों ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि नए कर लगाने का जो अधिकार है वो केवल एस्टेट जनरल को है। मैंने आपको बताया था कि एस्टेट जनरल एक सभा होती थी जो कि मृतप्राय थी, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म हो चुका था।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसकी जो आखिरी बैठक बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी, यानी 175 साल पहले 175 साल पहले स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। उसमें अगर नए कर किसी को लगाने होते थे जनता पर, तब वो कर उसमें मंजूर हुआ करते थे। तो पेरिस की जो पार्लियामा थी और सम्राट के बीच में इस बात पर संघर्ष हो गया और अंत में सम्राट को पार्लियामा के आगे झुकना पड़ा और पार्लियामा के सुझाव पर 8 मई 1788 को घोषणा कर दी गई कि 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाए। यानी 1614 में पहली बैठक हुई, इससे पहले बैठक हुई थी। बैठक तो देखो, बैठक तो इसकी पहले भी होती रही, 1328 से लगातार एस्टेट जनरल की बैठक हो रही थी। लेकिन जो लास्ट टाइम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो बैठक हुई थी एस्टेट जनरल की, वो 1614 में हुई थी। तो अब ये निश्चित कर लिया। अब देखो, सम्राट के आगे और कोई विकल्प नहीं था, उसको नए कर लगाने थे। अब नए कर वो तभी लगा सकता था कि जब स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाए। बैठक में फिर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद डिसाइड होता था कि अगर मेजॉरिटी होती थी तो फिर वो प्रस्ताव पारित किया जाता था। तो इस तरह से परिस्थितियों को भांपते हुए लुई 16 ने ब्रायन को वित्त मंत्री पद से हटा दिया और नेकर नामक व्यक्ति को पुनः वित्त मंत्री घोषित कर दिया। और फिर जो है स्टेट जनरल के चुनाव कराए गए। और स्टेट जनरल में क्या होता है, स्टेट जनरल ऐसी है जैसे आज की संसद, चुने हुए प्रतिनिधि उसमें आया करते थे। जैसे पूरे फ्रांस से में चुनाव होते थे, स्टेट जनरल के सदस्य चुने जाते थे, जैसे आज के समय में सांसद चुने जाते हैं। और फिर जो सांसद होते थे वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में उस स्टेट जनरल की बैठक में भाग लिया करते थे। तो अब जो है ना, अधिवेशन बुलाने की फिर तैयारियां शुरू कर दी, मतलब अब अधिवेशन होना था। तो ये कारण जो है फ्रांस की क्रांति के बने। इस चैप्टर में आपका फ्रांस की क्रांति के कारण परिणाम वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, घटनाएं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कारण और परिणाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।